नमस्कार, स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। आदिवासियों को लेकर सबसे ज्यादा वन अधिकार कानून 2006 को लेकर चर्चा होती रहती है और छत्तीसगढ़ में ये सवाल उठ रहा है कि कानून का सही ढंग से क्रियान्वयन नहीं किया जा रहा। आदिवासी आज भी अपनी जमीन को लेकर लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। कई रिपोर्ट में यह बात सामने आई है, लेकिन सरकार हालात नहीं बदल पाई। हालांकि आंकड़ों की बाजीगरी होती रही। एक्ट में प्रावधान के लिए जिनका 13 दिसंबर 2005 के पहले का कब्जा है और जो 3 पीढ़ी से रह रहा हो उसे हकदार माना जाए, लेकिन इसके बाद भी कानून का ठीक ढंग से पालन नहीं हो पाया, जिससे आदिवासियों के हक की लड़ाई बदस्तूर जारी है। और इसको देखते हुए फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर देश में पहली बार किसी राज्य यानी छत्तीसगढ़ की सरकार ने चर्चा की। रायपुर में कांग्रेस सरकार ने वन अधिकार अधिनियम को लेकर न सिर्फ अधिकारियों बल्कि इस मसले पर काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं और पत्रकारों की राय भी जानी। चर्चा में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम के क्रियान्वयन और वन अधिकार कानून को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए रायशुमारी की गई। चर्चा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फॉरेस्ट राइट एक्ट यूपीए सरकार ने बनाया था, जिसको छत्तीसगढ़ में बेहतर ढंग से लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि जमीन का कब्जा कहीं और था, जबकि नक्शा कहीं और का बना दिया गया। इतना ही नहीं, सामुदायिक पट्टा तक नहीं बांटा गया। कई विसंगतियों को लेकर सिविल सोसाइटियों के लोगों के साथ साथ हम भी ये लड़ाई लड़ रहे थे। अब जब सत्ता में आए हैं तो सब मिलजुल कर समाधान ढूंढ रहे हैं। मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि संवैधानिक अधिकार को लागू नहीं करने की वजह से ही पतलगड़ी जैसे मामले सामने आते रहते हैं। देखिए, मुख्य बात यह है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट है वो यूपीए सरकार ने बनाई थी और इसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में ठीक से नहीं हुआ और इस कारण से लोगों ने असंतोष उपजा। किसी के पास 10 एकड़ कब्जा है या 5 एकड़ कब्जा है, उसको पट्टा केवल 50 डिसमिल के दे रहे हैं, 5 डिसमिल के दे रहे हैं। तो हमने ये किया कि सारे संबंधित विभाग के मंत्री भी, अधिकारी और जो लोग इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं उन सबको एक साथ बिठा के हमने कहा कि भाई उन आदिवासियों को, खासकर जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है, उसमें तो सो मोटो जाके अधिकारियों को काम करना है, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना है। आखिर में असंतोष क्यों होता है? असंतोष समाज में इसीलिए होता है कि जो हमारा अधिकार है वो हमको नहीं मिलता, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे शहरी क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के बीच में हो, चाहे वन्य क्षेत्र में रहने वालों की बात हो। अगर आपको दिए हुए अधिकार नहीं हस्तांतरित होते तो असंतोष होता है। और आप लोग भी कवर कर रहे थे, आपने भी सुना होगा कि ये बड़ी क्लियरली लेड डाउन प्रावधान है और कई बार सर्कुलर आए हैं और इनको लागू नहीं करने के कारण सवाल आते हैं कि भाई वहां नक्सल स्थिति क्यों है और जगह असंतोष क्यों है। इनको आप लागू कर दें तो हो सकता है कि वो स्थिति ना बने। प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता राजगोपाल ने कहा कि सरकार का नया चेहरा है। राजगोपाल समाज सेवा के लिए काम करने वाले लोगों के साथ चर्चा अच्छी पहल है, उन्होंने अपनी बात रखी। साथ ही सरकार छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के बारे में सोच रही है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर किया जा रहा काम सबसे अच्छा है। साथ ही राजगोपाल ने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में ये बातें कही। फॉरेस्ट राइट एक्ट को लेकर छत्तीसगढ़ में पहली बार सिविल सोसाइटी के साथ सरकार बैठी है, एकजुट हुई है और चर्चा इस बात को लेकर की गई कि वन अधिकार किस तरीके से ट्राइबल्स को दिए जाए। खासतौर पर इससे जुड़े तमाम विवादों पर भी यहाँ पर राजकुमारी का दौर चलता रहा है। हमारे साथ राजगोपाल जी हैं एकता परिषद से। सर, जिस तरीके से ये आज की बैठक हुई, जिस तरीके से परिचर्चा बुलाई गई है, पहली बार इस तरीके से सरकार सिविल सोसाइटी के साथ बैठ रही है, किस तरीके से लेते हैं? जी, ये बहुत ही एडमिनिस्ट्रेशन का एक नया तरीका है। यानी गवर्नेंस के बारे में बहुत सालों से चर्चा चल रही है भारत में। गवर्नेंस को सुधरना चाहिए, गवर्नेंस को सुधरना चाहिए। पुलिस रिफॉर्म की बात हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की बात हो रहा है, तो कागज में है। लेकिन यहाँ मुख्यमंत्री ये करके दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नेंस का चेहरा ये है। मैं रूम में बैठकर कुछ करना नहीं चाहता। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं फील्ड में, जनता के मुद्दे को लेके, जल जंगल जमीन के मुद्दे को लेके, आओ बैठो, मेरे अधिकारी लोग ये हैं, इनको कहो तुम्हारी क्या समस्या है। गवर्नेंस का सबसे सुंदर तरीका है
जी, जिन लोगों को ग्रीवेंसेस है वो अपनी बात को कह सके, और जिन लोगों को डिलीवरी का अधिकार है, डिलीवरी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उसको सुने और डिलीवरी दे। मैं मानता हूं कि ये प्रक्रिया बहुत तेजी से आगे बढ़ी तो छत्तीसगढ़ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वायलेंस है, खत्म हो जाएगा। कि इस आज के प्रक्रिया में इस बीच मैं चाहता हूं कि इस बात को बाकी सरकारें सीखें। यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण भी है कि वन अधिकारों को लेकर छत्तीसगढ़ की मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पर जाकर काम करते रहे हैं और अब तो खैर जिस तरीके से नई परिपाटी शुरू हो रही है तो हालात तो बदलेंगे। मौजूदा स्थिति क्या कहती है? कि अभी भले ही रिकॉर्ड में कह रहे हैं कि हम नंबर 2 है वगैरह, वास्तविकता नहीं है। आपने सुना कि कुल जमीन कितना मिला है लोगों को, संख्या में बहुत हो सकता है लेकिन जमीन का अनुपात क्या है तो कम है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि न्याय नहीं मिला। आपको परिवार हो, समाज हो, सामने वालों को विश्वास दिलाना कि तुमको न्याय मिला है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वो संघर्ष चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तक वन अधिकार अधिनियम के ऊपर जिस प्रकार ईमानदारी से काम होना चाहिए नहीं हुआ, तो इसलिए नए मुख्यमंत्री इसको प्रायोरिटी बनाए, ये बड़ी बात है। और भी प्रायोरिटी बना सकते थे, सड़क बनाने का प्रायोरिटी है, हवाई जहाज के लिए नए हवाई पट्टी बनाने का प्रायोरिटी है। आज के इस विकास के दौर में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ही सब कुछ है, एक मुख्यमंत्री कह रहे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है मुख्य, मैं लोगों को न्याय दिलाने में मेरा ज्यादा विश्वास है, और वो सारे प्रोग्राम को ग्रास रूट लेवल में ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये थे राजगोपाल जी, एकता परिषद के संचालक, एकता परिषद के प्रमुख। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने, भूपेश सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है कि सिविल सोसाइटीज के साथ बैठकर वन अधिकारों पर बात की जाए और जिस तरीके के विवाद के हालात बनते रहे हैं उन विवादों का समाधान ढूंढा जाए, उस दिशा में राज्य आगे बढ़ता नजर आ रहा है। कैमरामैन श्याम के साथ आशीष तिवारी, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। बिलासपुर की सिम्स सरकारी अस्पताल में लगी आग के बाद निजी अस्पताल लाए गए 16 में से 2 बच्चों ने बुधवार को दम तोड़ दिया। बच्चों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि बच्चे कम वजन के हैं, उनका इलाज जारी है। बच्चों की मौत किस कारण से हुई है इसकी जांच की जाएगी। मंत्री सिंहदेव ने कहा कि पीड़ित परिवार से किसी भी तरह का खर्च नहीं लिया जाएगा और सरकार हर संभव मदद करेगी। मैंने पूछा है कि धुएं के कारण क्या हो रहा है। अभी तक तो सभी डॉक्टर्स ने कहा कि धुएं का कोई कारण प्रतीत नहीं हो रहा, लेकिन एसपी साहब से जो बात हुई उन्होंने कहा पोस्टमार्टम हमने अभी कराया है, उसकी रिपोर्ट आएगी तब फिर जिसकी लापरवाही है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी के नेता उचित शर्मा ने रमन सरकार के दौरान मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के क्रियान्वयन पर धन की बर्बादी का आरोप लगाया है। आप नेता ने कंसल्टेंट को अधिकारियों की प्लेसमेंट एजेंसी बताते हुए कहा कि रमन सरकार के अधिकारियों के बच्चों को इस फेलोशिप का फायदा अधिक मिला और उन्हें 1-1 लाख रुपए की राशि बांटी गई, जो कि गलत है। मैंने इसकी आवाज भी उठाई थी और मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुंचाया भी था, लेकिन ये पूर्व में कई लोगों को ये मालूम था, विदित था, मीडिया को भी मालूम था, लेकिन यहाँ पे एक बड़े ब्यूरोक्रेट समन सिंह जी का तिलस्म इतना बड़ा था कि उनके सामने किसी भी मीडिया वाले उनका नाम लेना नहीं चाहते थे। उसके सीईओ अमन सिंह थे, जिसके कारण कई लोग यहाँ पे उसका खुलासा नहीं करना चाहते थे। अमन सिंह के खिलाफ कोई भी व्यक्ति मीडिया में जाना नहीं चाहता था, उनके खिलाफ कोई बोलना नहीं चाहता था, मीडिया में कोई बात उठाना नहीं चाहता था। लेकिन ये 41 लोगों को जो 2.5 लाख रुपए बांटे जा रहे थे, ये टोटली गलत था। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा आपके बड़े प्रचलित चैनल के माध्यम से कि ये जिस प्रकार से आपने इसको बंद किया, ये काबिले तारीफ है और बहुत बहुत धन्यवाद। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री फेलोशिप योजना के तहत नियुक्त किए गए 41 कंसल्टेंट की नियुक्ति रद्द करने के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे अपने अधिकारों पर पूरा भरोसा है, अधिकारियों पर भी भरोसा है। पिछली सरकार के हर कलेक्टर के पीछे 2-2 अधिकारियों को बिठा के रखा गया था। रिटायर हो चुके
आईएएस के अधिकारियों को और आरएएस के अधिकारियों को सबके ऊपर बिठा दिया था। पिछली सरकार ने आईआईटी समेत कई प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़कर निकले और मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुके युवाओं को फेलोशिप योजना के तहत नियुक्ति दी थी। मुख्य सचिव कार्यालय से लेकर सचिवों और सभी 27 जिलों में कलेक्टरों के साथ इन्हें अटैच किया गया था। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे वो प्रदेश में बैठे हुए अधिकारी हो, जितने भी आईएएस हों, आईपीएस हों, चाहे अपने स्टेट के अधिकारी हों, सब पे मुझे विश्वास है। उनको विश्वास नहीं था, इस कारण से एक कलेक्टर के ऊपर दो अधिकारी बिठा कर रखे थे और आईएएस अधिकारियों में भरोसा नहीं था। इसलिए जो रिटायर हो गया था, जिन्होंने परमानेंट छुट्टी ले ली थी आईआरएस के अधिकारी, उसको सबके ऊपर बिठा दिया था। तो जो सिस्टम है हमको विश्वास है, उनको विश्वास नहीं था। खबर कांकेर से है, जहां पर गांजा तस्करी के दोषी को कोर्ट ने 7 साल की कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला फरवरी 2018 का है, जहां पुलिस ने आतुर गांव के पास कार्रवाई करते हुए दोषी हितेश मंडल को 18.5 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया था और इस मामले में विशेष न्याय सत्राधीश हेमंत शराफ ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत 7 साल की सजा सुनाई है और 20,000 रुपए का जुर्माना भी आरोपी पर ठोका है। पुलिस जो है पप्पू डावा पथरी के सामने वाहन चेकिंग की कार्रवाई कर रही थी। उसी दौरान आरोपी हितेश मंडल, पिता कर्णोधर मंडल, उम्र 43 वर्ष, वो केश कार की तरफ से आया, जिसे अपनी मोटरसाइकिल में, जिसे रोक कर ये पूछताछ की गई। खबर कोटा से है, जहां पर पेंशन नहीं मिलने पर सैकड़ों वृद्ध महिला पुरुषों ने एसडीएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और हड़ताल शुरू कर दी। इनका आरोप था कि इन्हें 1 साल से पेंशन के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। कई बार मांग करने पर भी सरपंच, सचिव और सीईओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद हमें अब भूख हड़ताल करनी पड़ रही है। धरना स्थल पर पहुंचे कोटा जनपद पंचायत सीईओ ने मामले का जल्द ही निराकरण करने का भरोसा दिया। वहीं हितग्राहियों का कहना था कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता, तब तक धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। नहीं मिला थे पैसा है, 12 महीने ज्यादा हो गए, हमारे को नहीं आधार धन तो चावल पावत है तो बेच के सूजी पानी लगवावत हम बेटा। पेंशन धारी भैया है, पेंशन नहीं धंधा धरे आए करा। हाँ, धरना धरे आए हैं, जब तक नहीं मिली तब तक नहीं मिली तब तक ये रही वो। और आपके सामने नजारा है, कम से कम यहाँ पर 1000 से 1200 की संख्या ये 1.5 से 2 साल तक नहीं मिल पाया है, जबकि इसी पेंशन से इनका परिवार चलता है और वो आक्रोशित होकर के यहाँ आए हैं। इसमें कुछ ऐसे हितग्राही हैं जिनका हमारे कार्यालय से भुगतान हुआ है नहीं है, इसकी सूची उपलब्ध नहीं है, तो हमने समाज कल्याण से मांगा है। जब वो सूची उपलब्ध हो जाएगी और वो भी वेरीफाई कर लेंगे, तब वो भुगतान सुनिश्चित हो पाएगा। तो लगातार इस पे हम प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं जल्द इसका समाधान हो जाएगा। भानु प्रतापपुर के स्टेट बैंक में नकदी की कमी के चलते उपभोक्ताओं को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्टेट बैंक के लिए नकदी नागपुर से हेलीकॉप्टर से लाया जाता है, जिसके बाद स्टेट बैंक से छोटी बैंकों में नकदी का वितरण किया जाता है। पिछले 1 महीने से छोटे बैंकों में नकदी नहीं होने से लेन देन प्रभावित हो गया है, जिससे उनके सामने अब आर्थिक संकट भी खड़ा हो गया है। यहाँ भी फिलहाल अपनी आवश्यकता के अनुसार किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। छाँव की व्यवस्था है, न पेयजल की व्यवस्था है, सबसे बड़ी यहाँ की किसानों की परेशानी है। स्टेट बैंक से नकदी जो है हम लोग को 5-10 लाख रुपए मिलते हैं, हम लोग को 50 लाख रुपए की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में भुगतान कर पाना संभव नहीं हो पाता। किसानों को 10-10 हजार प्रति किसान एक विचार में दे रहे हैं। निजी क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो पर आरोप है कि उसके स्थानीय अधिकारियों द्वारा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के कार्य में मनमाने और लापरवाही तरीके से यह कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर बीएसएनएल के केबल कट गए हैं और कई जगहों पर नगर पालिका की पाइपलाइन तक टूट गई है। लोगों को कनेक्टिविटी और पानी की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा पाइपलाइन टूटने की वजह से सड़कें पानी में लबालब हो गई हैं और लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। पाइप टूट गया है, और पाइप डाला है, इधर तरफ इसी से हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा है, बल्कि इधर मोहल्ले किसी के यहाँ नहीं आ रहा है पानी। और परेशानी है, पूरा कीचड़ हो गया है, खोद के गड्ढा कर दिया है इधर। हाँ ना, एक जगह खोदने के एक लाइन को ठीक करने के, एक बार ठीक करने के बाद तीसरी जगह लीकेज आ रही है, इसके बाद में फिर दूसरा ठीक करने के बाद तीसरी जगह लीकेज आ रही है, सिर्फ लीकेज ही मिल रही है।
और जस्ट उससे लगा हुआ उनका केबल पाइपलाइन से लगा हुआ केबल जा रही है। बेमेतरा जिले में धान खरीदी केंद्रों पर कोची काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जी हां, नवागढ़ ब्लॉक के नांद घाट में धान खरीदी केंद्र के कोचियों का धान जमकर खपाया जा रहा है। क्षेत्र में रिपोर्ट में कई जगह फसल की भी कम पैदावार का खुलासा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद कई खरीदी केंद्रों पर 100% से ज्यादा धान खरीदी की जा चुकी है, जो खरीदी केंद्रों पर भी बिचौलियों और प्रबंधन की मिलीभगत को उजागर करता है। खबर धमतरी से है, जहां पर नाले में युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। घटना अर्जुनी थाना क्षेत्र की है। परिजनों ने बताया कि शिव नारायण से नहाने जाने की बात कहकर वह निकला था, जो कि देर शाम तक घर नहीं लौटा। जब युवक की तलाश शुरू की गई तो उसका शव नाले के पानी में बहता हुआ मिला। बहरहाल पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और जांच पड़ताल शुरू कर दी है। शिव नारायण विश्वकर्मा 33 साल का बेलर का निवासी के रूप में पहचान की गई। मंगलवार को लगभग 11 बजे के आसपास वो नहाने के नाम से निकला था और आज उसकी बॉडी देखी गई है। पीएम के लिए भेज दिया गया है। विस्तृत रिपोर्ट पश्चात आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। धमतरी की सीमा से लगे श्याम तराई गांव में ग्रामीण गांव को नगर निगम में शामिल नहीं होने देना चाहते। इसको लेकर ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों से गुहार लगाई। साथ ही ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ की एक बड़ी आबादी रोजगार गारंटी योजना पर निर्भर है। अगर गांव को निगम में शामिल किया जाता है तो यहाँ रोजगार का संकट पैदा हो जाएगा। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों पर अनुशंसा किया गया तो यह बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर नहीं अनुशंसा की गई तो बड़ा आंदोलन होगा। वहीं डिप्टी कलेक्टर योगिता देवांगन का कहना है कि ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई, जिसे कलेक्टर से अवगत करा दिया जाएगा। और आसपास के जो भी ग्राम है कि नगर निगम क्षेत्र में उनका गांव सम्मिलित नहीं होना चाहिए। इस संबंध में अनुभागीय अधिकारी राजस्व धमतरी और कमिश्नर नगर निगम से बात करके मैं इस बारे में आगे कुछ बताता हूँ। उनका ये कहना है कि अगर उसको ग्राम पंचायत क्षेत्र है, अगर उसको नगरीय क्षेत्र में शामिल किया जाता है तो उनको जो शासकीय योजना है जैसे रोजगार गारंटी वगैरह है वो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। कवर्धा नगर पालिका में चुनावों से ठीक पहले शुरू किए गए कार्य और निविदाएं आचार संहिता लगने के बाद या तो बंद हो गए हैं या फिर उनकी रफ्तार धीमी पड़ गई है। शहर के विकास और सौंदर्यीकरण का काम लगभग ठप पड़ गया है। चुनाव से ठीक पहले शुरू किए गए इन कामों पर कांग्रेस ने कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं अब कांग्रेस और नगर निगम काम में पारदर्शिता के साथ समय पर इसे पूरा करने के साथ ही गुणवत्ता युक्त बनाने का दावा कर रहे हैं। प्रतिपक्ष है हमारे और सम्मानीय पार्षदगण हैं, हम लोग उनसे चर्चा करेंगे, अधिकारियों से बात करेंगे, सीएमओ साहब से बात करेंगे, कलेक्टर साहब से बात करेंगे और नगर विकास के लिए जो भी संभव होगा कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है और हम मदद करेंगे। जसपुर में एक महिला पति की मौत के बाद पेंशन के लिए दर दर भटक रही है। महिला 3 सालों से लगातार प्रशासन से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल महिला रामपति बाई का पति जगमोहन राम जल संसाधन विभाग जसपुर में चौकीदार के पद पर पदस्थ था। साल 2015 में नौकरी में रहते हुए उसकी मौत हो गई। रामपति बाई आज भी कलेक्टर से गुहार लगाते हुए जनदर्शन कार्यक्रम में वो पहुंची और महिला का कहना था कि उसने अपने सभी दस्तावेज जमा कर दिए हैं, लेकिन अभी तक उसे पेंशन नहीं दी जा रही। माता है रामपति बाई, जिनका पेंशन मेरे पापा के डेथ होने के बाद स्वर्गीय जगमोहन राम चौकीदार के पद में थे जल संसाधन विभाग में, जिनका 4 साल होने के बाद भी पेंशन नहीं मिल रहा। हम मैम हमको पेंशन जल्दी से जल्दी चाहिए। बस मेरी मम्मी मजदूरी करती है, जिससे मेरी मम्मी हम लोग के परिवार का जीवन यापन हो रहा है। हम लोग को बस जल्दी से जल्दी पेंशन चाहिए। और उधर गरियाबंद के धुरसा गांव में माता उन्मुखी के साथ ही शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर खेलकूद में हिस्सा लिया। कार्यक्रम में प्रश्न मंच का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य माताओं को जागरूक करना था, क्योंकि शिक्षा की गुणवत्ता लाने के लिए माताओं का जागरूक होना आवश्यक है और बच्चों का ज्यादा से ज्यादा समय माताओं के बीच ही बीतता है। वहीं बच्चों को डिजिटल इंडिया से जोड़ने के लिए भी ईश्वरी कुमार सिन्हा के द्वारा नवीन प्राथमिक शाला को कंप्यूटर सेट प्रदान किया गया।
उधर मुंगेली में गणतंत्र दिवस की तैयारी जोरों पर चल रही है। ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में तैयारियां की जा रही हैं, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष कृष्णा दुर्गा बघेल झंडारोहण करेंगी। साथ ही गणतंत्र दिवस पर होने वाली पुलिस परेड का अभ्यास भी किया जा रहा है। इस बार डीएसपी मोनिका सिंह परिहार को प्लाटून कमांडर बनाया गया है। मुंगेली एसपी पारुल माथुर ने कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लेकर आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। है उसके आज रिहर्सल किया जा रहा है, उसका अवलोकन किया गया। इस बार परेड कमांडर डीएसपी मोनिका परिहार है और टोटल 17 प्लेटून परेड में भाग ले रहे हैं। पुलिस के 2 प्लेटून इसमें इंक्लूडेड हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट पुलिस कैडेट का प्लेटून और पुलिस की ओर से डॉग प्लेटून भी इसमें सम्मिलित है। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल में नेशनल फायर एक्टिवेशन ड्रिल का आयोजन किया गया और इस आयोजन में नगर सेना के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम ने छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में स्कूली बच्चों के आग पर नियंत्रण करने और विभिन्न उपकरणों के साथ ही इसके बचाव की जानकारी दी गई। साथ ही बच्चों को आग लगने के दौरान कोई सामग्री या किसी व्यक्ति सुरक्षित बचाने के विभिन्न तरीके भी बताए गए। आपदा के दौरान धुआं वाले कमरे में घुटनों के बल झुककर सिर पर गीला कपड़ा रखकर बचाव और सुरक्षा के सुझाव भी इन प्रशिक्षकों ने दिए। मुंगेली में मनियारी नदी बचाओ अभियान के तहत सैकड़ों छात्र छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। रैली महरपुर से शुरू होकर बिठल दलहक में समाप्त हुई और इस दौरान मनियारी की सुनो पुकार, आओ करें इसका उद्धार के नाम से नारे लगाए गए। रैली के बाद छात्रों ने वृक्षारोपण भी किया। जागरूकता रैली में शासकीय प्राथमिक शाला महरपुर, सरस्वती शिशु मंदिर, नवागांव, बैंकन सहित कई अन्य स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। संदेश पहुंचाने के लिए एक अभियान चला रहे हैं, जिसके तहत नदी के आसपास की सफाई करने के लिए सभी लोगों को अपने साथ जोड़कर काम करने की योजना बनाकर हम रैली निकालकर अभियान चलाकर इसका संदेश पहुंचा रहे हैं। मानवता ही सच्ची सेवा है। विकास की रफ्तार में कहीं दूर पीछे छूट गई पहाड़ी कोरबा बाहुल गांव हर्रापाट में संवेदना समूह के सदस्यों ने मानवता की सेवा भाव की अनूठी मिसाल पेश की। हर्रापाट गांव में समूह के सदस्यों ने जसपुर कलेक्टर की मदद से स्वास्थ्य शिविर लगाकर पहाड़ी कोरबाओं का फ्री में चेकअप कराया। साथ ही पहाड़ी कोरबाओं के बच्चों को पढ़ने के लिए स्लेट, पेंसिल, कॉपी, कलम के साथ ही अन्य सामग्री वितरित की। ठंड को देखते हुए गर्म कपड़ों का भी यहां वितरण किया गया और कार्यक्रम के बाद पहाड़ी कोरबा बच्चों को पौष्टिक आहार भी दिया गया और इस काम को उन्होंने चंद पैसों से ही किया। कपड़ा, कापी और जो भी सबसे मिला। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रामवासी टोटल खुश है, उसे चहल पहल दिखाई दे रही है और आपके आने से बहुत ही यहाँ का फायदा हुआ और हर प्रकार की इलाज हुआ और हर प्रकार की स्वेटर बांटे, पेन बांटे, कापी बांटे, सब कुछ बांटे। जब हम लोगों ने उनकी सहायता की, चिकित्सा शिविर रखा और उन्हें जरूरतमंदों को कपड़े वगैरह जब दिए तो वो इतने खुश हुए और उन लोगों को जो लगा उससे हमें बहुत खुशी लगी। समाज के लिए कुछ कर सके उसके लिए हमारी बहनें भाई और जो युवा साथी हैं सब मिल करके उन्होंने एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। पहाड़ी कोरबा ग्राम में विशिष्ट पिछड़ी जनजाति के यहाँ के लोग हैं और बहुत ही अभावग्रस्त हैं। इसके साथ ही हम यहाँ से कुछ समस्या लेकर के जा रहे हैं जो हम जिला प्रशासन के समक्ष रखेंगे और उनसे निदान की मांग करेंगे। पत्थलगांव के तमता में पौष पूर्णिमा के दूसरे दिन से विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जहां हजारों की संख्या में लोग एकत्रित होते हैं। ये मेला 3 दिन तक चलता है। यह मेला तमता पहाड़ के नीचे लगता है और पहाड़ के ऊपर केसला पाट देवता की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ जो भी मन्नत मांगी जाती है वह जरूर पूरी होती है, जिसके चलते अन्य राज्यों से भी भक्तगण केसला पाट देवता के दर्शन के लिए आते हैं। हाँ, ये मेला जो है बहुत महत्वपूर्ण मेला है। इसमें भगवान शंकर की आराधना पूजा की जाती है ग्रामीणों द्वारा और लगातार ये कई वर्षों से पूजा पाठ यहाँ पे चल रहा है। इसी उपलक्ष्य में मेला अलग का कार्यक्रम होता है, गाँव वाले द्वारा मेला लगाया जाता है। और ये छठरा के ठीक दूसरे दिन से मेला लगता है। इनमें कई राज्यों से आदमी दर्शक आते हैं। यहाँ केसला पाट देवता का पूजा होता है और बैगा द्वारा पूजा होता है और यहाँ जो है बहुत दूर दराज से। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।